नमस्कार दोस्तों। और जैसा कि पिछली बार हमने गोलीय दर्पणों के लिए एक दर्पण सूत्र ज्ञात किया था, तो एक विशेष किरण आरेख लिया था हमने, जिसमें एक किरण हमने मुख्य अक्ष के समानांतर और दूसरी किरण हमने उसके फोकस से भेजी थी। इसी दर्पण सूत्र को हम एक दूसरे किरण आरेख से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि कोई निश्चित नहीं है कि दो ही किरणें आप निश्चित रूप में वही लें, आप कुछ और भी ले सकते हैं। तो देखिए, एक मैं नए किरण आरेख से उसी सूत्र को आपको समझा रहा हूँ दोबारा से। ये कोई वस्तु है ए बी, जो कि एक दर्पण के सामने रखी हुई है, और दर्पण का फोकस एफ यहाँ है, वक्रता केंद्र यहाँ है, और आप देख रहे हैं कि उसके शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण पर एम बिंदु पर आपतित होते हुए फोकस से जा रही है, क्योंकि समानांतर है। लेकिन एक दूसरी किरण जो कि वक्रता केंद्र से जा रही है, वो दर्पण से टकरा करके उसी पथ पर वापस लौट गई है। और आप देख रहे हैं दोनों बी डैश पर कटी हैं, इसलिए बी का प्रतिबिंब बी डैश पर प्राप्त होगा, और इस तरीके से हमें ए डैश बी डैश एक उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अब की बार इस किरण आरेख से निकालते हैं। तो आप देखिए, यहाँ पर भी हम एक पेयर ये ले लेते हैं, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का, और एक पेयर इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का ले लेते हैं। तो मैं इसको संक्षेप में बताऊंगा, आप लोग पिछली गणना की तरह से ही लेंगे। यहाँ हम अब की बार इस दोनों त्रिभुजों में देख रहे हैं, अगर ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। तो यहाँ से हमारा टेन थीटा जो होगा वो आपका हो जाएगा इस ट्राइंगल से ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश एफ, ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश एफ, और ये इक्वल टू हो जाएगा दूसरे ट्राइंगल से हमारा, अगर हमने एम से एक लंब डाला एम डैश, तो टेन थीटा हो जाएगा एम एम डैश अपॉन एफ एम डैश या एम डैश एफ। और इसी तरीके से दूसरा पेयर हम जो ले रहे हैं इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का, आप देख रहे हैं सी पर जो त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ अगर मान लीजिए शीर्षाभिमुख कोण जो हमें दिखाई दे रहे हैं, अगर ये कोण फाई है तो ये भी फाई होगा। तो उस स्थिति में टेन फाई हो जाएगा हमारा अब की बार सी ए डैश अपॉन ए डैश बी डैश, सॉरी ए डैश बी डैश अपॉन सी ए डैश, ए डैश बी डैश अपॉन सी ए डैश इक्वल टू, और इस ट्राइंगल से हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। और आप उस तरीके से कंपेयर करेंगे आप, तो आप देखिए ए डैश बी डैश और एम एम डैश को हम लिख सकते हैं ए बी, और इस तरीके से यहाँ देख रहे हैं आप ए डैश बी डैश और ए बी दोनों के न्यूमरेटर सेम बन रहे हैं। तो आप कंपेयर कर सकते हैं इसको ट्रांसफ़र करके। तो हम दोनों से निकाल लेंगे ए डैश एफ अपॉन एम डैश एफ इक्वल टू हो जाएगा सी ए डैश अपॉन ए सी। और इसको फिर दोबारा से हम जो एम डैश है हमारा, वो पी कहा जा सकता है छोटे गेट और उपाक्षीय किरणों के लिए। तो ये हमारा पी पॉइंट बन जाएगा, और बाकी दूरियों को हम पी के रेस्पेक्ट में अगर तोड़ दें तो ए डैश एफ आपका हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वो हो जाएगी पी ए डैश माइनस पी एफ अपॉन, ये बन चुकेगा आपका पी एफ। आप खुद ध्यान दीजिए कि मैं कहाँ कौन सा मान भर रहा हूँ। सी ए डैश, सी से ए डैश तक की दूरी पी के रेस्पेक्ट में हो जाएगी पी सी माइनस पी ए डैश, तो पी सी माइनस पी ए डैश अपॉन, और ए सी हो जाएगी हमारी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वो पी ए माइनस पी सी। सारी दूरियाँ देखिए हमने पी में कन्वर्ट कर ली हैं। आप ज़रा वैल्यू पुट कीजिएगा। तो ध्रुव से वस्तु तक की दूरी हमारी अगर यू है, और प्रतिबिंब तक की दूरी हमारी वी है, और इसकी फोकस दूरी एफ है, तो वैल्यू पुट कीजिए पी ए डैश, तो पी से ए डैश तक की दूरी हो जाएगी, उल्टे हाथ पर है इसलिए माइनस में वी, माइनस पी एफ ध्रुव से फोकस तक की दूरी, वो भी उल्टे हाथ पर है इसलिए माइनस में एफ अपॉन, ये भी माइनस में एफ। पी सी होगी ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, और वक्रता केंद्र तक की दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या होती है, और वो होती है फोकस दूरी का 2 गुना। तो इसको हम लिख सकते हैं उल्टे हाथ पर है इसलिए माइनस में 2f, माइनस ये प्रतिबिंब तक की दूरी है तो माइनस में v अपॉन पी ए है वस्तु तक की दूरी, तो माइनस यू माइनस, और पी सी हमारी फिर दोबारा से वक्रता त्रिज्या बन जाएगी, तो उल्टे हाथ पर है इसलिए माइनस में 2f। और आप फिर दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो आपकी इक्वेशन वही आ जाएगी, यू वी इक्वल टू यू एफ प्लस वी एफ। और उसी तरीके से यू वी एफ से आप डिवाइड कर दीजिए तो आपकी वही दर्पण समीकरण आ जाएगी, दर्पण सूत्र 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो आप देख रहे हैं कि इस किरण आरेख से भी हमने निकाल लिया है, और इसी तरीके से आप उत्तल दर्पण के लिए निकाल सकते हैं। उसमें भी आप अपना किरण आरेख जो बनाएंगे वो मैं संक्षेप में दिखा रहा हूँ। ये आपकी वस्तु है, और यहाँ इधर कहीं इसका वक्रता केंद्र और ये फोकस है। तो यहाँ से एक
मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस की सीध में उधर चली जाएगी, और दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र की सीध में आएगी, अब की बार हम सी की सीध में भेज रहे हैं, तो वो वापस उसी पथ पर लौट जाएगी। तो इन दोनों को पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहीं फोकस से पहले यहाँ पर केंद्रित होंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, तो हमारी ए बी किसी वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होगा। अगर ये एम बिंदु पर टकराई है तो यहाँ से एक लंब आप डाल लीजिए एम एम डैश, और अब इसको अगर मैं सी से मिला लूँ तो आप यहाँ पर त्रिभुज ले सकते हैं। इसी तरीके से मैं इस किरण को एफ से मिला दूँ तो एक बार आप ले लीजिए इस पूरे त्रिभुज के भीतर एक ये वाला त्रिभुज जिसमें एक वस्तु भी है, प्रतिबिंब भी है, और इसी तरीके से दूसरी साइड में जो त्रिभुज बन रहे हैं एक ये वाला त्रिभुज और उसके भीतर ये त्रिभुज। दो पेड़ लेकर के आप कंपेयर करिएगा और चिन्ह सहित मान भरेंगे तो आप दोबारा से यही रिजल्ट पाएंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हर प्रकार के किरण आरेख के लिए एक ही दर्पण सूत्र प्राप्त होता है, और एक किरण आरेख आपकी पुस्तक में भी है, मैं उसको बनाता हूँ, और उस आधार पर आप अपने पुस्तक से समझ करके उस किरण आरेख के आधार पर फिर दोबारा से एक इसी सूत्र को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। आपकी पुस्तक में जो समाधान है वो इस किरण आरेख के आधार पर है कि दर्पण दिया हुआ है, अवतल दर्पण, उसके सामने वस्तु ए बी है, दर्पण का फोकस एफ और वक्रता केंद्र उसके मुख्य अक्ष पर दिया हुआ है, और मान लीजिए कि बी बिंदु से एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण दर्पण पर एम बिंदु पर आपतित होती है जो कि उसके फोकस से जाएगी, और दूसरी किरण जो कि अब की बार पोल से आ रही है, पोल की सीध में आ रही है, तो वो मुख्य अक्ष से उतना ही कोण बनाते हुए मुख्य अक्ष की दूसरी दिशा में चली जाएगी, और जहाँ ये आपस में प्रतिच्छेद करेंगी वहीं पर हमें उस वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो ये हमारा किरण आरेख है। इस किरण आरेख के आधार पर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक तरीके से लंब डाल दीजिए उसी तरीके से, तो मान लीजिए यहाँ पर लंब पड़ता है आपका एम डैश, और अब देखिए एक त्रिभुज तो ले लीजिए आप, पेयर एम एम डैश एफ, ट्रायंगल एम एम डैश एफ, और इसके साथ ले लीजिए इसके सामने वाला यानी कि ए डैश बी डैश एफ, और इसी तरीके से दूसरा पेयर ले लीजिए आपकी बार जो वस्तु से ध्रुव पर बन रहा है, ए बी पी, ट्रायंगल ए बी पी, एंड दूसरा ट्रायंगल जो प्रतिबिंब द्वारा पी पर बन रहा है, ए डैश बी डैश पी। और आप देखेंगे कि फिर दोबारा से उसी तरीके से आप अगर सॉल्व करते हैं दोनों त्रिभुजों से कोण के आधार पर, यहाँ आप कोण शीर्षाभिमुख कोण ये ले सकते हैं, टेंजेंट लगा करके सॉल्व कर लीजिएगा। इसी तरीके से दोनों त्रिभुजों में यहाँ पर ये दोनों कोण समान है, तो आप पाएंगे कि आपका दर्पण सूत्र 1/f = 1/u + 1/v, प्रत्येक स्थिति में यही दर्पण सूत्र प्राप्त होगा। यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि जो वस्तु हमने रखी है उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो उस वस्तु के सापेक्ष कितने गुना बड़ा बनेगा, यानी कि वस्तु के आकार की तुलना में प्रतिबिंब का आकार कितने गुना होगा, उस फैक्टर को हम नापते हैं, आवर्धन के रूप में हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ हम एक नई भौतिक राशि ले रहे हैं, दर्पण का आवर्धन, मैग्निफिकेंस, इसको हम m से डिनोट करते हैं, और किसी भी दर्पण के द्वारा उसका आवर्धन का मान उसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, प्रतिबिंब की ऊंचाई और उसके सामने रखी हुई उस वस्तु की ऊंचाई, इन दोनों के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पर अगर मैं वस्तु की ऊंचाई को h कहूँ और बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश कहूँ, तो स्पष्ट है कि हमारे दर्पण के द्वारा जो आवर्धन प्राप्त होगा वो होगा h डैश अपॉन h। ये अनुपात है। मान लीजिए कोई 2 सेंटीमीटर की वस्तु है, दर्पण के सामने रखने पर वो 1.5 सेंटीमीटर की हो जाती है, तो आवर्धन हो गया 1.5/2 यानी कि 3/4। इसका मतलब है कि वो किसी भी वस्तु को उस स्थान पर रखने पर वो उसको उसके आकार का 3/4 कर देगा, यानी कि उस स्थान पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमको 3/4 प्राप्त होगा। तो ये आवर्धन कहलाता है। और इस आवर्धन को, जिसमें कि हमारी प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाइयों का अनुपात है, इसको हम ध्रुव से उन वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी के अनुपात में भी व्यक्त कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर जो त्रिभुज मैंने लिए थे, दूसरे वाला पेयर, इस त्रिभुज में आप देखिए यहाँ पर अगर हम ऊपर मान लीजिए इस एंगल को थीटा कह रहे हैं तो ये भी थीटा ही होगा, क्योंकि परावर्तन के नियम में जो अभिलंब होगा पी बिंदु पर वो मुख्य अक्ष होगा,
तो अभिलंब से जो आपतित किरण कोण बनाएगी वही परावर्तित कोण बनाएगी। तो परावर्तन कोण होगा तो इस तरीके से दोनों आई और आर थीटा ही होंगे। तो यहाँ पर देखिए ऊपर वाले और नीचे वाले ट्राइंगल को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो नीचे वाले ट्राइंगल से टेन थीटा का मान क्या आएगा, वो होगा ए डैश बी डैश अपॉन और आधार हो जाएगा ए डैश पी। ये मानते हुए कि जो एम डैश पॉइंट है वो छोटे गेट और उसके उपाक्षीय किरणों के लिए पी में कन्वर्ट हो जाएगा, या आप चलिए एम डैश तक भी ले सकते हैं, ए डैश एम डैश। और इसी तरीके से दूसरे त्रिभुज में जो ऊपर रखा हुआ है ये वैल्यू हो जाएगी हमारी इस एंगल के लिए लंब यानी कि ए बी बटे आधार हो जाएगा ए एम डैश। आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं, कोई त्रुटि नहीं होगी यदि आप सैद्धांतिक रूप से आप आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ये इक्वल टू हो जाएगा, ट्रांसफ़र कर रहा हूँ मैं, ए डैश एम डैश अपॉन ए एम डैश। और एम डैश को चूँकि हम पी ध्रुव के नज़दीकी मानेंगे छोटे गेट के लिए, तो मैं इसको कह सकता हूँ ए डैश पी अपॉन ए पी। और यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करें हम, जो हमें आंकड़े दिए हुए हैं, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को हम यू से प्रदर्शित करते हैं, प्रतिबिंब तक की दूरी को वी, और वस्तु की ऊंचाई h और प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश। तो ज़रा वैल्यू पुट कीजिए चिन्ह सहित। तो आप देखिए दिस इक्वल टू दिस है, तो मैं इन दोनों में भर रहा हूँ। तो ए डैश बी डैश वो है हमारी प्रतिबिंब की ऊंचाई, और वो नीचे न पड़ी है इसलिए माइनस में h डैश, अपॉन ए बी है वस्तु की ऊंचाई जो कि ऊपर न पड़ी है इसलिए प्लस में h, हम चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इक्वल टू हो जाएगा इस ब्रैकेट के अनुसार ए डैश पी ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी, वो उल्टे हाथ पर है इसलिए माइनस में v अपॉन, और ए पी ये हो जाएगी ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, तो वो भी उल्टे हाथ पर है इसलिए माइनस में u। तो ये वैल्यू हमारी दोनों कंपेयर हो गई हैं। और यहाँ से हम देख रहे हैं कि एच डैश अपॉन एच की वैल्यू, एच डैश अपॉन एच वो हो जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, नेगेटिव आकर इधर हो जाएगा माइनस में v अपॉन यू, और एच डैश अपॉन एच ही हमारा आवर्धन को व्यक्त करता है। इसका मतलब हम देख रहे हैं कि दर्पणों के लिए उनका आवर्धन का मान प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात के भी बराबर होता है, यानी कि जितनी दूर वस्तु होगी उसी अनुपात में ही उसका प्रतिबिंब का आकार तय होगा। इस संबंध से देखिए हमें एक और रिजल्ट मिल रहा है, और वो ये कि अगर चित्र वास्तविक या आभासी बन रहा है तो उस स्थिति में क्या आवर्धन भी एक जैसा होगा। तो देखिए पहला केस कि अगर प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है, जब वस्तु की ओर ही प्रतिबिंब बने, जैसा कि इस चित्र में बन रहा है। तो आप देखिए u का मान, यानी कि वस्तु उल्टे हाथ पर है, u आपका माइनस में है, तो प्रतिबिंब भी उल्टे हाथ पर ही बनेगा वास्तविक केस में, तो v भी माइनस में ही होगा। और उस स्थिति में हम यहाँ पर चिन्ह सहित मान भरेंगे, तो आप देखिए m का मान नेगेटिव और ये दोनों भी नेगेटिव, तो टोटल नेगेटिव होगा। इसका मतलब इस स्थिति में अवतल दर्पण के लिए आवर्धन का मान वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए नेगेटिव होगा, जबकि आभासी प्रतिबिंब के लिए वस्तु तो हम उल्टे हाथ पर ही रखते हैं इसलिए यू तो हम माइनस में ही लेंगे, लेकिन प्रतिबिंब बनता है दर्पण के दूसरी ओर, उस स्थिति में v का मान प्लस में होता है। और आप ये दोनों आंकड़े यहाँ भरेंगे अब की बार, तो ये नेगेटिव है ही और ये प्लस माइनस हो जाएंगे, तो टोटल पॉजिटिव आ जाएगा, तो m उस समय धनात्मक होगा। तो इसका मतलब है कि दर्पणों के लिए, चाहे वो अवतल दर्पण है और उत्तल दर्पण में तो सारे प्रतिबिंब आभासी बनते हैं, तो दर्पणों में वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, और आभासी प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन धनात्मक होता है। हम यहाँ पर इस संबंध से एक संबंध और तैयार कर सकते हैं नए रूप में इसी दर्पण सूत्र को। और वो कैसे कि आप देखिए इस पूरी समीकरण में अगर हम ये v है, यहाँ पर ये v है, इसको ठीक कर लीजिए आप, इसमें आप v से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन में। तो अगर हम v से गुणा करेंगे तो आप देखिए पूरी इक्वेशन में v अपॉन f इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन u प्लस v अपॉन v हो जाएगा 1, और v अपॉन u आपका आवर्धन को व्यक्त करता है, v और u का अनुपात।
तो यहाँ से हम एक तरीके से एम वी और एफ में संबंध निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एम वी और एफ में संबंध निकाल सकते हैं। मतलब इस सूत्र को आप अलग अलग रूपों में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो हमने देखा कि किसी भी दर्पण के लिए यू वी एफ जो के बीच जो संबंध है, जो दर्पण सूत्र है, वो तो ये उससे तो हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी वस्तु की स्थिति के सापेक्ष दिए हुए दर्पण के लिए प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी। और जो आवर्धन का संबंध है, उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि दी हुई वस्तु की लंबाई के लिए बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई कितनी गुनी होगी या कितनी बड़ी होगी। तो इन संबंधों के आधार पर हम वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति और उनके आकार, उनकी गणना कर सकते हैं। चलिए इससे संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न भी हल करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमने अभी किरण आरेख समझे थे, वस्तु की अलग अलग पोजीशन के आधार पर प्रतिबिंब की अलग अलग स्थिति, तो इस दर्पण सूत्र में भी वो सभी 6 स्थितियाँ जो हमने अवतल दर्पण के केस में समझी थी या उत्तल दर्पण के केस में समझी थी, वो हमें इसी सूत्र में ही छुपी हुई हैं। तो आइए इसकी थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं, इसका इंटरप्रिटेशन करते हैं और देखते हैं कि इसके आधार पर वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब की स्थिति किस किस तरीके से चेंज होगी। देखिए आप एक टेबल में देख रहे हैं, मैंने वस्तु की 6 स्थितियाँ, थोड़ा सा क्रम उनका मैंने बदल दिया है और ये हमारा दर्पण सूत्र है। इस सूत्र की सहायता से हम सूत्र के अलग अलग प्रारूपों के आधार पर हम देखेंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है। तो आप देखिए पहली स्थिति में u अगर अनंत है तो मैं इस सूत्र को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। मुझे प्रतिबिंब की स्थिति चाहिए तो ट्रांसफ़र कर दीजिए, 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। एलसीएम ले लीजिए और देखिए आप v इक्वल टू आ जाएगा आपका uf/u माइनस एफ। अब अगर मैं ये 6 स्थिति चूंकि अवतल दर्पण के लिए है तो अवतल दर्पण के लिए लेकर चल रहा हूँ मैं। अवतल दर्पण के लिए f का मान हम माइनस में लेते हैं, ऋणात्मक में फोकस दूरी होती है क्योंकि उसका फोकस लेफ्ट पर पड़ता है। तो उस आधार पर हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा v इक्वल टू, अगर मान लीजिए f की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं तो, और u हमारा उल्टे हाथ पर होता है तो उसको हम माइनस में लेते हैं, तो u आपका नेगेटिव और v आपका, f आपका वो भी नेगेटिव, तो दोनों को यहाँ पुट कर दीजिए। तो माइनस में u इंटू माइनस में f अपॉन माइनस u माइनस f, आप देखेंगे ये बन जाएगा माइनस में uf अपॉन u माइनस f। ये v की वैल्यू चिन्ह सहित इस रूप में हम देखेंगे। अब केवल हमें आंकिक मान भरना है। अब हम बारी बारी से अलग अलग रूप लेते हैं। देखिए पहले केस में हम उसका मूल रूप लेते हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही वाला। इसमें आप u की वैल्यू इन्फिनिटी भरिए तो ये इन्फिनिटी बढ़ते ही ये 0 हो जाएगा और 0 होते ही आपकी वैल्यू v इक्वल टू f आ जाएगी। इसका मतलब है प्रतिबिंब जो है वो फोकस पर बनेगा और ऐसा ही होता है। दूसरी स्थिति में u इक्वल टू अगर f है तो आप देखिए ये वाला रूप ले रहा हूँ मैं आपकी बार, माइनस में uf अपॉन u माइनस f। इस फॉर्म रूप के अनुसार आप u की वैल्यू f पुट करिए तो f माइनस f भरते ही माइनस में uf अपॉन 0 यानी कि माइनस में इन्फिनिटिव। इसका मतलब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और माइनस का मतलब वस्तु की ओर बनेगा। तो ऐसा ही हमारा जो 5वीं स्थिति है उसमें इसी प्रकार से बनता है। तीसरी स्थिति लेते हैं, इसी संबंध को फिर दोबारा से ले रहा हूँ मैं। तो आप देखिए कि v का मान क्या होगा यहाँ पर, हल करके देखें अगर हम इस फॉर्मूले में इसी में ही, तो माइनस में u की वैल्यू हम 2f करें। 2f का मतलब है जब वो वक्रता केंद्र पर हो, तो वक्रता केंद्र के लिए u की वैल्यू में 2f पुट कर रहा हूँ तो माइनस में 2f इंटू एफ अपॉन 2f माइनस f। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल टू आ जाएगा, f से f कैंसिल हो जाएगा तो माइनस में 2f। इसका मतलब है कि 2f मीन्स वक्रता केंद्र, इसका मतलब है कि वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और माइनस चिन्ह बता रहा है कि वस्तु की ओर ही बनेगा। और हमारी जो तीसरी स्थिति थी वहाँ आप देखिए प्रतिबिंब बनता भी वही है, वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का। अगली ये लास्ट की 6ठी स्थिति थी, तो इस स्थिति को देखते हैं। तो इस स्थिति में भी हम यही समझ ले रहे हैं, माइनस में uf अपॉन u माइनस एफ। और आप देख रहे हैं कि संख्यात्मक मान जब हम भरेंगे तो u का मान चूंकि f से कम है, इसलिए आप देखिए अंश में f से कम मान भरेंगे यहाँ पर, तो कम में से ज़्यादा मान घटेगा तो नेगेटिव आ जाएगा और नेगेटिव ऊपर है। इसका मतलब है कि v का मान हमारा पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव क्या बता रहा है कि वो दूसरी ओर बन जाएगा। इसका मतलब है कि दर्पण के दूसरी ओर। इसका चिन्ह हमें स्पष्ट कर रहा है कि जब आप फोकस के नज़दीक ले आएंगे, और ऐसा ही 6ठी स्थिति में हुआ था कि हमारा जो प्रतिबिंब था वो दर्पण के दूसरी ओर बना था।
चलिए इस स्थिति को लेते हैं। चलिए दूसरी स्थिति में देखिए, जब हमने वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा था, यानी कि 2f से थोड़ी सी आगे थी, तो मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए u इक्वल टू 2f से थोड़ा सा आगे है। मान लीजिए x वैल्यू है, बहुत मामूली सी वैल्यू है x, और u की वैल्यू आप इस संबंध में रखिए ऊपर वाले में, तो आप देखिए ये वैल्यू बन जाएगी माइनस में 2f प्लस एक्स इंटू एफ अपॉन, और यहाँ 2f प्लस एक्स रखेंगे तो एक f लेस हो जाएगा, तो f प्लस एक्स रह जाएगा। आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए तो माइनस में f इंटू, इसको हम लिख सकते हैं f प्लस एक्स, और f प्लस एक्स अपॉन f प्लस एक्स हो जाएगा 1, दोनों को अलग अलग तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस f अपॉन f प्लस एक्स, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि x की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है। तो उस स्थिति में आप देख रहे हैं कि 1 प्लस समथिंग लेस अमाउंट, और ये थोड़ी सी जो वैल्यू है 1 में ऐड हो रही है, यही दर्शा रही है कि अब की बार f बन जाए f से थोड़ा सा आगे, यानी कि f से आगे निकल जाएगा प्रतिबिंब। और ऐसा ही हमारा इस स्थिति में बनता है कि जो हमारा प्रतिबिंब की पोजीशन होती है वो f से तो ज़्यादा होती है, लेकिन 2f से थोड़ा सा कम होती है, तो उस पोजीशन पर हमारा प्रतिबिंब बनता है, और ये हमने देखा भी है। इसी तरीके से इस पर आप थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिएगा तो आप पाएंगे कि ये भी हमारा इस दर्पण सूत्र से पूरी तरीके से सेटिस्फाइड होगा। तो हमारा फॉर्मूले से हमने उन पोजीशंस को इंटरप्रेट करके देखा, एनालिसिस करके देखा, तो वो बिल्कुल थ्योरेटिकली भी और मैथमेटिकली भी आपस में बिल्कुल सही पाई गई। तो इस तरीके से हमने दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब बनना देखा। चलिए कुछ आंकिक प्रश्न हल करते हैं इन्हीं संबंधों पर आधारित। देखिए एक आंकिक प्रश्न है कि कोई 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु है जो किसी दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है, और उसका एक आभासी प्रतिबिंब उस दर्पण से 16 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो दर्पण की फोकस दूरी, उसकी प्रकृति और बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए हमारे पास जो दर्पण सूत्र है उसी से ही हमारे दर्पण की प्रकृति भी पता चलेगी। 1/u प्लस 1/v ये हमारा दर्पण सूत्र है, इसमें मान भरिएगा। फोकस दूरी हमारे लिए अननोन है, तो 1/f इक्वल टू 1/u का मान चिन्ह सहित भरेंगे हम। तो वस्तु को हमेशा उल्टे हाथ पर रखते हैं, इसका मतलब है कि u तो हम माइनस में 24 भरेंगे, माइनस में प्लस 1/v। प्रतिबिंब बन रहा है आभासी, और आभासी प्रतिबिंब हमें मालूम होना चाहिए कि दर्पण की दूसरी ओर बनता है, यानी कि उस ओर की दूरी पॉजिटिव नपेगी, तो v का मान हम भरेंगे प्लस में। आप इसको सॉल्व कीजिएगा एलसीएम लेकर के, तो माइनस में 48, तो ये हो जाएगा 2, और माइनस में 3, तो ये हो गया 1/48, यानी कि f इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। ये इस दर्पण की फोकस दूरी आ गई, और फोकस दूरी के मान का जो चिन्ह है वो धनात्मक आया है। इससे स्पष्ट होता है कि हमारा दिया गया जो दर्पण है वो उत्तल दर्पण है, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो हमें फोकस दूरी भी ज्ञात हो गई, प्रकृति भी ज्ञात हो गई। अब आती है एच डैश की। तो हम जानते हैं आवर्धन का जो संबंध है एच डैश अपॉन एच इक्वल टू माइनस में v अपॉन यू। तो आप भरिए इसमें, एच डैश हमको ज्ञात करना है, अपॉन एच वस्तु को हम सीधी रखते हैं ऊपर की ओर, तो प्लस में लेंगे एच का मान +4, चिन्ह सहित मान भरेंगे, इक्वल टू माइनस में v हमारा प्लस में 16 था, तो प्लस में 16 बटे, और u का मान माइनस में 24 था, तो -24। तो आप हल करेंगे तो एच डैश का मान आ जाएगा प्लस में ये हो जाएगा 64/24। इसको आप हल कर लीजिए, और इसका प्लस चिन्ह बता रहा है कि सीधा बनेगा प्रतिबिंब, और 64/24 का मतलब है 8/3 सेंटीमीटर ऊंचा बनेगा। तो इस तरीके से हमने बस प्रतिबिंब की लंबाई भी ज्ञात कर ली। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं। आपकी पुस्तक में एक प्रॉब्लम है जिसको हम आंकिक प्रश्न के रूप में हल करें। तो आप देख रहे हैं कि मान लीजिए एक 24 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण है जिसके सामने एक मोबाइल रखा हुआ है जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, और ये उस दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। तो पता लगाइए कि ये मोबाइल इस दर्पण में कहाँ दिखाई देगा, यानी कि उसकी पोजीशन क्या होगी और कैसा दिखाई देगा, यानी कि उसका आकार कैसा होगा। तो चलिए उसको इसको हम अगर नामकरण दें, मान लीजिए ABCD, तो आप देख रहे हैं इसका आधा भाग मुख्य अक्ष के ऊपर जा रहा है, आधा भाग नीचे जा रहा है। तो उसको आधा भाग करती हुई एक लाइन, उसके भी हम शीर्ष के बिंदु डाल रहे हैं, मान लीजिए MN। तो एक तरीके से हम
ऊपर का जो आधा भाग है एम एन सी डी, इसकी पोजीशन पहले निकालेंगे और जैसी इसकी होगी वैसे ही नीचे वाले भाग की होगी। उसके लिए जो 4 कोने हमको दिखाई दे रहे हैं एम एन सी डी, इनकी पोजीशन अगर पता लग जाए तो हम फाइनली जो है उस मोबाइल की पोजीशन और उसके आकार के बारे में आकलन कर पाएंगे। तो ये सारे आंकड़े एम एन सी डी से संबंधित, चलिए उनको एक सारणी में भर करके और इकट्ठा करते हैं। तो आप एक सारणी देख रहे हैं कि जिसमें मैंने बिंदु यू और एफ की पोजीशन यानी कि यू और वी के मान, और इनके आधार पर किस सूत्र के हवाले से हम वी और एच डैश का मान ज्ञात करेंगे, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति और उसकी ऊंचाई। यहाँ हमारे पास एक दर्पण सूत्र है 1/f = 1/u + 1/v, और आवर्धन है h डैश अपॉन h = माइनस में v/u। और ध्यान रहे कि जो भी अक्ष के अनुदिश आप गणना करेंगे उसके लिए आप दर्पण सूत्र इस्तेमाल करें, और जो अक्ष के लंबवत गणना करेंगे उसके लिए हम आवर्धन का इस्तेमाल करें। तो चलिए हमें सूत्र का भी पता चल गया। तो सबसे पहले हम बिंदु n की बात करते हैं। बिंदु n आप देख रहे हैं अक्ष पर 60 सेंटीमीटर दूर है, तो u का मान हमारा -60 हो जाएगा, बाईं ओर है, और f का मान हमारा अवतल दर्पण के कारण -24। तो आप इसको पहले सूत्र से हल करेंगे तो आप पाएंगे कि v का मान आपका -40 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो n की स्थिति हमें n डैश के रूप में 40 सेंटीमीटर बाईं ओर प्राप्त होगी। चलिए n की सीध में जो c बिंदु ऊपर है जो कि 3 सेंटीमीटर ऊपर है, क्योंकि 6 सेंटीमीटर का आधा भाग ऊपर है, तो c बिंदु की स्थिति के लिए चूंकि उस अक्ष के लंबवत नाप रहे हैं तो आप आवर्धन का इस्तेमाल कीजिए। तो आप पाएंगे कि जो आपके आंकड़े हैं उस आधार पर जब आप सूत्र नंबर 2 इस्तेमाल करेंगे, जो आप सभी आंकड़े निकाल चुकेंगे, तो आप पाएंगे कि जो h डैश है वो आपका 3 सेंटीमीटर का मान हल करके 2 सेंटीमीटर रह जाएगा। और इस आधार पर हम जो C हमारा बिंदु है वो C डैश के रूप में हमें पता चलेगा कि अक्ष से 2 सेंटीमीटर ऊपर है। चलिए अगला बिंदु लेते हैं इसी तरीके से M बिंदु को आप देख रहे हैं 60 सेंटीमीटर, तो N है ही 12 सेंटीमीटर और आगे हो जाएगा, तो U का मान लेंगे अब की बार -72 सेंटीमीटर, और फोकस दूरी दर्पण की वही रहेगी 24। तो आप फिर से पहले सूत्र का इस्तेमाल करते हुए दर्पण सूत्र का आप हल करेंगे तो आप पाएंगे अब की बार v बराबर -36 सेंटीमीटर आ जाएगा। और उस आधार पर हम m का जो इमेज है वो m डैश के रूप में हम प्राप्त करेंगे। m के लंबवत स्थिति में, अक्ष के लंबवत स्थिति में d बिंदु आ रहा है, तो इसको हम आवर्धन के रूप में इस्तेमाल करेंगे। जो आंकड़े आप ऊपर इस्तेमाल कर चुके हैं उन आंकड़ों के द्वारा सूत्र नंबर 2 अब की बार आवर्धन का सूत्र इस्तेमाल कीजिए, तो आप पाएंगे h डैश बराबर अब की बार 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। और उस आधार पर हमको D की इमेज D डैश के रूप में प्राप्त हो जाएगी। चलिए तो इन बिंदुओं को यहाँ तलाशते हैं, कहाँ बनेंगे। तो आप देख रहे हैं N आपका -40 पर, यानी कि यहाँ से 60 सेंटीमीटर से थोड़ा नज़दीक ये हमारा N डैश की पोजीशन बनेगी, और M बिंदु की पोजीशन 36 सेंटीमीटर पर है, इसका मतलब है इससे थोड़ा कम, तो M डैश हमको यहाँ पर प्राप्त होगा। रही बात ऊपर वाले बिंदुओं की C की, तो वो 2 सेंटीमीटर ऊँचाई पर है N डैश से, लेकिन माइनस में है, क्योंकि ये आंकड़े आपको माइनस में प्राप्त होंगे। तो माइनस का मतलब नीचे की ओर, तो ये आपका C डैश हो गया। और इसी तरीके से D जो बिंदु है वो यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर नीचे प्राप्त होगा, तो वो D डैश हो गया। तो आपके मोबाइल की जो शेप है वो इस तरह की बन जाएगी, और जैसी ऊपर का अर्धभाग दिखाई देगा वैसा ही नीचे वाला अर्धभाग ऊपर दिखाई देगा, तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि आपका मोबाइल थोड़ा सा शेप चेंज हो गई, और हमें उसकी पोजीशन भी पता चल गई है, क्योंकि ये दूरी आपकी 36 सेंटीमीटर है, तो जो 60 सेंटीमीटर दूर मोबाइल रखा था वो 36 सेंटीमीटर नज़दीक आ गया। तो इस तरीके से आप इन सूत्रों के इस्तेमाल करते हुए अपनी पुस्तक में जो आंकिक प्रश्न दिए हैं उनको हल कीजिएगा, और उदाहरण भी दीजिए, हल करिए, क्योंकि उनको स्वयं हल करिए। कोई दिक्कत आती है तो बुक में देखिए। तो इस तरह से चलिए अगले टॉपिक में हम प्रकाश के एक दूसरे गुण, प्रकाश के अपवर्तन, उस पर चर्चा करेंगे।